वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 6 सैलरी 2 का पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम अकोमोडेशन के टैक्सेशन का सीखेंगे। सबसे पहले आता है कि अकोमोडेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है उसका टैक्सेशन क्या होता है। ठीक है, अकोमोडेशन का जो टैक्सेशन है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो अनफर्निश्ड घर है या फिर फर्निश्ड घर है। ये केस वो है जिसमें गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो अकोमोडेशन देती है, जो भी फ्लैट देती है, वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। अनफर्निश्ड का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को घर प्रोवाइड कर रही है उसमें किसी भी प्रकार का फर्नीचर नहीं दे रही या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज नहीं दे रही, जैसे टीवी सेट, एसी, रेफ्रिजरेटर, तो उस घर को हम अनफर्निश्ड घर बोलेंगे। फर्निश्ड घर का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट जो है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो घर दे रही है तो उसमें वो फर्नीचर की सुविधा भी दे रही है, टीवी सेट, एसी, रेफ्रिजरेटर या कोई और अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, तो हम उसको बोलेंगे कि वो फर्निश अकोमोडेशन है। आई होप फर्निश और अनफर्निश का मतलब समझ में आ गया। दोनों का टैक्सेशन करने का भी सीख लेते हैं। सबसे पहला केस है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अनफर्निश अकोमोडेशन मिलता है या फिर अनफर्निश फ्लैट मिलता है या घर मिलता है, तो उसका टैक्सेशन कैसे होता है। ये दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला केस होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है उसको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता। फिर से बोल रही हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट फ्लैट में रह रहा है उसका रेंट पे नहीं करना पड़ता, पर आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। और फिर आप टैक्स किस रेट पे दोगे? आप टैक्स दोगे लाइसेंस फी पे। आप टैक्स किस पे दोगे? लाइसेंस फी पे, जो कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप एक सरकारी फ्लैट में रहते हो, तो सरकार ने उस फ्लैट की जो लाइसेंस फी है 500 पर मंथ प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट में क्या दिखाओगे? 500 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि पर मंथ में था, हमें पूरे साल पे टैक्स देना होता है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12, 6000 आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट पे दिखाओगे और आप इस पे टैक्स पे करोगे। ठीक है, अगर यही केस फर्निश्ड वाला हो जाता तब आप क्या करते? अगर यही केस फर्निश्ड वाला हो जाता तो आप क्या करोगे? 6000 पे आप 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर दोगे। क्या करोगे? आप जो फर्नीचर आपको प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, घर के साथ साथ आपको जो फर्नीचर प्रोवाइड कर रही है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस प्रोवाइड कर रही है, उसकी जो भी कॉस्ट है आप इस 6000 पे ऐड कर दोगे 10%। 10% ऑफ जो भी आपका फर्नीचर का कॉस्ट है। समझ लीजिए आपकी फर्नीचर का कॉस्ट 2000 है, तो आप इसका 10% निकालोगे जो कि होगा 200। आप 6000 पे 200 ऐड कर दोगे, मतलब कि आप 6200 अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाओगे। समझ में आ गया? मैं दोनों को साथ में बता रही हूँ, फर्निश और अनफर्निश केस को। अब बी केस देखते हैं, अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट का मतलब क्या होता है कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिल रही, मतलब जो आपको फ्लैट मिल रहा है वो आपको उसका रेंट देना है, पर आप थोड़ा बहुत रेंट दे रहे हो, आपको ये रेंट फ्री नहीं है, आपको रेंट पे करना पड़ रहा है। फिर से बता रही हूँ, आप एक ऐसे गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हो जिसका आपको पर मंथ रेंट पे करना पड़ता है, तो इसका कैसे हम वैल्यूएशन करते हैं या इसका टैक्सेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लाइसेंस फी ही कंसीडर करोगे। जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि समझ लीजिए 500 पर मंथ है, तो आप 500 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से पर एनम का निकालने के लिए, तो 6000 आ जाएगा। और आप जो रेंट पे करते हो गवर्नमेंट फ्लैट का वो है 300 पर मंथ, तो आप क्या करोगे? 300 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, क्योंकि हमें पर एनम का निकालना है, 3600 आ जाएगा। आप 6000 में से आप 3600 माइनस करोगे तो 2400 आएगा। इस पे आपको टैक्स देना है या फिर ये आपको अपने टैक्स स्टेटमेंट में दिखाना है कि आपको इतनी परक्विजिट मिली है सरकार से। समझ में आ गया? इस केस में भी बिल्कुल यही है। अगर आपको सरकार फर्नीचर भी प्रोवाइड करती है फ्लैट के साथ साथ, तो आप फर्नीचर की जो कॉस्ट है उसका 10% निकालना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी देती है तो उसकी कॉस्ट का 10% निकालना और इस 2400 में वो ऐड कर देना। ठीक है, तो मैंने फर्निश्ड और अनफर्निश्ड का केस एक साथ समझा दिया है। पर यहाँ पे एक और पॉइंट है, केस 2। केस 2 यहाँ पे क्या कहता है फर्निश का? ये केस 1 जो मैंने अभी आपको 10% वाला बताया है, ये वो वाला केस है जब जो सरकार आपको फर्नीचर दे रही है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस दे रही है वो सरकार ने खुद खरीदा हुआ है और आपको दे रही है वो यूज करने के लिए। पर केस 2 बोलता है कि समझ लीजिए सरकार ने वो थर्ड पार्टी से फर्नीचर खरीदा है, रेंट पे खरीदा नहीं है, हायर किया है, रेंट पे लिया है सरकार ने थर्ड पार्टी से, जिसका रेंट पे करती है सरकार थर्ड पार्टी को। तो जितना रेंट पे करती है सरकार, आप उसका जितना भी अमाउंट निकलता है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, 2400 में ऐड करोगे या फिर 6000 में, जो भी केस होगा। हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। समझ में आ गया? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं।
समझ लीजिए मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी बेसिक सैलरी है 6000 पर एनम, डियरेंस अलाउंस उन्हें 2000 पर एनम मिलता, पर मंथ है, पर एनम नहीं है, पर मंथ। और लाइसेंस फी जो मैंने पीछे बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, लाइसेंस फी जो सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखी है वो है 1000 पर मंथ। और मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट वो है 2000 पर मंथ, जिसे हमें कंसीडर करना ही नहीं है, हमें लाइसेंस फी पे ध्यान रखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। यहाँ पे केस 1 है कि समझ लीजिए रेंट फ्री अकोमोडेशन है और वो अनफर्निश्ड है, मतलब कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो उस घर का कोई भी पैसा नहीं देता और उसका कोई फर्नीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो वो अपनी टैक्स स्टेटमेंट में क्या कितना परक्विजिट दिखाएगा, परक्विजिट की वैल्यू कितनी दिखाएगा। तो केस 1 में आप क्या करोगे, सिंपली जो लाइसेंस फी है 1000 उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट में 12000 पर एनम दिखा दो कि आपको परक्विजिट इतना मिला। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है कि घर अनफर्निश्ड है, मतलब कि जो मिस्टर एक्स को जो घर मिला है वो फर्निश्ड नहीं है, पर वो उसका रेंट पे करता है हर महीने 500 रुपए। तब आप टैक्स स्टेटमेंट में कितना दिखाओगे, आप लाइसेंस फी में से आप उतना अमाउंट माइनस कर दोगे जितना रेंट मिस्टर एक्स पे करता है। हम पूरे साल का कंसिडर करेंगे तो मैं 500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगी, लाइसेंस फीस में से मैं माइनस कर दूंगी, तो आपको कितना अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाओगे 6000 पर एनम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस। आगे देखते हैं केस 3। केस 3 ये है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली है, मतलब कि जो सरकार ने उनको फ्लैट दिया है उसका वो कोई रेंट पे नहीं करते, पर उनको फर्नीचर की सुविधा भी दी जा रही है। अब इस केस में फर्नीचर की सुविधा भी दी जा रही है और फर्नीचर और एसी दोनों की सुविधा दी जा रही है, जिसमें फर्नीचर की कॉस्ट है 10,000, एसी की कॉस्ट है 5000। अब आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, सबसे पहले आप लाइसेंस फी लोगे, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो आ जाएगा 12000 पर एनम। लाइसेंस फी कंसीडर करेंगे, आपको इसमें ऐड करना है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था पीछे, ऐड करनी है 10% जो कॉस्ट है फर्नीचर की और 10% जो है एसी की कॉस्ट। एसी की कॉस्ट है 5000 और फर्नीचर की है 10,000, इन दोनों का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 1000 एंड 500। इन तीनों को ऐड करोगे आप, इनको 13,500, इन तीनों के अमाउंट को आप अपने टैक्स स्टेटमेंट में दिखाओगे कि आपको इतना परक्विजिट मिला है, इस घर का फायदा आपको इतना मिला है और आपको 13,500 पे टैक्स देना पड़ेगा। ये केस ये था कि जिसमें सरकार आपको फर्नीचर भी दे रही है और घर भी दे रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 4 ये है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि फर्निश अकोमोडेशन मिल रहा है, मतलब कि अकोमोडेशन में फर्नीचर और एसी की दोनों की सुविधा दी जा रही है, जिसकी कॉस्ट है 10,000 और 5000। पर इस केस में यह है कि मिस्टर एक्स 500 पर मंथ रेंट पे करता है, मतलब मैं क्या बोलूंगी ये अकोमोडेशन कंसेशनल रेट पे मिल रही है। तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले वैल्यूएशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे केस 2 में थी, लाइसेंस फी में से आप रेंट जितना पे करते हो वो माइनस कर दोगे, जो कि 6000 आया था जैसे मैंने पीछे बताया था। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको ऐड कर देनी है 10% फर्नीचर की कॉस्ट का निकालना है और फिर 10% आपको एसी की कॉस्ट का निकालना है, जो कि आता है 1000 और 500। आप इन तीनों अमाउंट को ऐड करोगे, आ जाएगा 7500 पर एनम, आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट पे दिखाओगे और इस पे टैक्स पे करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। कैलकुलेशन सेम है, बस आपको 10% जो है, जो भी आप फर्नीचर यूज कर रहे हो या एसी यूज कर रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज कर रहे हो, उसका 10% निकालना है और आपको उस पर टैक्स पे करना है। अब आगे बढ़ते हैं उस केस पे कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनका एम्प्लॉयर अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। पीछे तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है फ्लैट, उसका टैक्सेशन कैसे करते हैं। अब हम उसका टैक्सेशन देखेंगे कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सरकारी लोग नहीं होते हैं, अगर उनको उनका एम्प्लॉयर अकोमोडेशन फ्लैट देता है, कोई घर रहने को देता है, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। पहला केस है रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का रेंट पे नहीं करना पड़ता और वो घर अनफर्निश्ड है। अनफर्निश्ड का मतलब है कि कोई फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सुविधा नहीं दी जा रही है। अब इसका कैलकुलेशन डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, इसका कैलकुलेशन पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर पहली कैटेगरी है कि पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, सेकेंड कैटेगरी है कि पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है पर 25 लाख से कम है, थर्ड कैटेगरी है कि सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है। तो इस बात का ध्यान रखना पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे अकोमोडेशन भी 2 प्रकार की है, यहाँ पे अकोमोडेशन 2 प्रकार की है। पहली अकोमोडेशन है कि एम्प्लॉयर ने वो खुद फ्लैट खरीदा हुआ है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को देता है। मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर ने
खुद फ्लैट खरीदा हुआ है तब उसने अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है। तो पहला केस ये है। बी वाला केस ये कहता है कि समझ लीजिए एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे एक फ्लैट लिया है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को देता है, तो दोनों का टैक्सेशन अलग अलग है। तो सबसे पहले हम उसका टैक्सेशन का बात कर लेते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर की एकोमोडेशन जो है उसने खुद ऑन की है, मतलब एम्प्लॉयर ने खुद फ्लैट खरीदा हुआ है, उसने रेंट पे नहीं ले रखा, उसका एम्प्लॉयर का खुद का फ्लैट है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को देता है। तो उसका टैक्सेशन कैसे करते हैं? अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 15% ऑफ सैलरी निकालनी होगी। एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है उसका 15% निकालना है। और सैलरी की डेफिनेशन बड़ी खास है इसमें, तो इसका ध्यान रखना। मैं आगे बताऊंगी कि सैलरी की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे आपको 15% सैलरी निकालनी है। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको सैलरी उतने ही मंथ की कंसीडर करनी है जितने मंथ तक वो एम्प्लॉयर के फ्लैट में रहा था। कहने का मतलब है, समझ लीजिए प्रीवियस ईयर में कोई एम्प्लॉय जो है 10 महीने रहा था एम्प्लॉयर के फ्लैट में, तो आप सिर्फ 10 महीने की सैलरी कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। अगर वो पूरे साल रहा था पिछले साल, तो आप पूरे साल की कंसीडर कीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी कंसीडर करोगे। अगर जो पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो आप 7.5 सैलरी कंसीडर करोगे। समझ में आ गया? ये केस वो था जिसमें एम्प्लॉयर ने खुद अकोमोडेशन खरीदा हुआ है, फ्लैट खरीदा हुआ है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को देता है। अब बी पॉइंट को समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया था इस केस में, ये है कि जो अकोमोडेशन है एम्प्लॉयर ने या कंपनी ने खुद उधार में ली हुई है, उधार नहीं रेंट पे ली हुई है। अगर समझ लीजिए कि एम्प्लॉयर ने खुद एक फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है या कंपनी ने फ्लैट रेंट पे लिया है, फिर वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, तो उसका टैक्सेशन क्या होता है? इसमें टैक्सेशन कैसे होगा? एम्प्लॉयर या कंपनी उस फ्लैट का कितना रेंट पे करती है पर एनम, हम वो कंसीडर करेंगे। फिर हम साथ में निकालेंगे 15% एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी का 15% निकालेंगे। जो इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा, वो हम अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाएंगे। और ये जो कैलकुलेशन है तीनों केस की सेम है, चाहे जितनी भी पॉपुलेशन हो, ये तीनों केस में सेम है। फिर से बता देती हूँ कि एम्प्लॉयर या कंपनी ने जो भी फ्लैट रेंट पे लिया है पर एनम कितना रेंट पे करती है वो कंसीडर करेंगे, और हम 15% सैलरी निकालेंगे एम्प्लॉय की। फिर इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना हम टैक्स स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो ये जो अब तक मैंने आपको समझाया, ये केस था रेंट फ्री अकोमोडेशन का, जो कि अनफर्निश्ड था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, अब वो केस देख लेते हैं। समझ लीजिए रेंट फ्री अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, पर वो फर्निश्ड है। फर्निश का मतलब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, फर्नीचर प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। आप इसमें पहले ऐसे ही कैलकुलेशन करना, ये जो मैंने ऊपर बताई है अनफर्निश के केस में, उसमें आपको क्या करना है, उस कैलकुलेशन के बाद आप बस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का जो भी कॉस्ट होगी, जैसे फर्नीचर की जो भी कॉस्ट होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की जो भी कॉस्ट होगी, आप उसका 10% निकालना और जो ऊपर वाली कैलकुलेशन से आपका जो आंसर आया है उसमें ऐड कर देना। बहुत आसान है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट केस ये आता है कि कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर वो मिलता है फ्लैट, तो उसका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? कंसेशनल रेट का मैंने क्या बताया था कि एम्प्लॉय पर मंथ कुछ ना कुछ रेंट जरूर पे करता है। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन जैसे मैंने पीछे बताया वैसे ही करनी है। अनफर्निश्ड के केस में जैसे मैंने आपको बताया, पहले कैलकुलेशन बिल्कुल सेम करनी है। उसके बाद आप माइनस क्या करोगे, जो एम्प्लॉय रेंट पे करता है पर एनम के हिसाब से लेना। अगर पर मंथ क्वेश्चन में गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर आप यहाँ से माइनस करोगे तो आप इस पे टैक्स पे करोगे, ठीक है। अब ये केस अगर समझ लो फर्निश्ड वाला हो जाता, ये केस तो अनफर्निश्ड वाला था, अगर समझ लीजिए ये केस फर्निश्ड वाला होता जिसमें फर्नीचर भी प्रोवाइड किया होता, तो आप वही करोगे। क्या करना है, हमें 10% निकालनी है कॉस्ट, जो फर्नीचर की कॉस्ट है उसका 10% निकालना है, या फिर 10% निकालना है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, और इस पे ऐड कर दोगे, जो अमाउंट आया है इस पे ऐड कर दोगे आप 10%, और फिर आप उसका अमाउंट पे अपना टैक्स पे करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम सैलरी की डेफिनेशन देखते हैं, जो कि मैंने कहा था बहुत ही अच्छे से प्रिस्क्राइब की गई है इनकम टैक्स के द्वारा, जो हमें समझना है सैलरी में क्या क्या आता है। और ये सैलरी की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जो जिनको अकोमोडेशन की सुविधा प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। क्योंकि पीछे जो हमने कैलकुलेशन बताई वहाँ सैलरी हम कहीं कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सैलरी की डेफिनेशन सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सैलरी की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस बोनस, कमीशन, डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस आप सिर्फ उतना ही पार्ट लेना जितना एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता हो
या रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता हो। अगर क्वेश्चन में जितना परसेंटेज गिवन है उतना ही लेना। अगर कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं लिखा कि एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं बनता या फिर ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनता, ऐसी लाइन कुछ नहीं लिखी है, तो आप डियरेंस अलाउंस कंसिडर नहीं करोगे। फिर यहाँ पे हम सभी प्रकार के अलाउंसेस कंसिडर करेंगे, पर्क्विजिट्स नहीं, सभी प्रकार के अलाउंसेस, हम सभी प्रकार के अलाउंसेस कंसिडर करेंगे एग्जम्पशन लिमिट को माइनस करने के बाद। क्या बोला मैंने? एग्जम्पशन लिमिट को माइनस करने के बाद। समझ लीजिए आपको चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है, उसमें जो एग्जम्पशन, तो आपको जो अलाउंसेस हैं एग्जम्पशन लिमिट माइनस करने के बाद ही लेने हैं, ठीक है। प्लस एनी मॉनेटरी बेनिफिट, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा हो वो भी आप ऐड करोगे। अब हम वो आइटम्स को देखते हैं जो सैलरी की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं किए जाते। पहला आता है डीएनएस अलाउंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं बनता या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनता या फिर ये लाइन लिखी ही नहीं है, तो आप डीएनएस अलाउंस को कंसीडर नहीं करोगे। सेकेंड इज एम्प्लॉयर अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देता है प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी आप कंसीडर नहीं करोगे। और कोई भी अलाउंसेस जो कि एग्जम्प्टेड है, फुली एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स से, तो आप वो भी कंसीडर नहीं करोगे। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ एनी पर्क्विजिट, मतलब जो भी पर्क्विजिट आपको मिला है, जो डेफिनेशन में बताया था पर्क्विजिट में अंडर द सेक्शन 17(2) में, वो आपको कंसीडर नहीं करना सैलरी की डेफिनेशन में, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको अकोमोडेशन मिलती है, सुविधा मिलती है अकोमोडेशन की। उनकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, बोनस पर एनम दिया गया है 19,200, मेडिकल अलाउंस 500 पर मंथ है, कन्वेयंस अलाउंस 70% उन्होंने अपना कन्वेयंस अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटीज पे खर्च किया है, टोटल उनको 14,000 मिला था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है पीएफ में वो है 20% ऑफ सैलरी, जिसको हमें सैलरी की डेफिनेशन में बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो पहला केस ये है कि मिस्टर एक्स को जो अकोमोडेशन मिली है वो अनफर्निश्ड है। मिस्टर एक्स को जो अकोमोडेशन मिली है वो अनफर्निश्ड है और ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है और कंपनी ऑन करती है, मतलब ये कंपनी का खुद का फ्लैट है, कंपनी ने खरीदा हुआ है और जहाँ ये फ्लैट एग्जिस्ट करता है वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से लेके 25 लाख तक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक सैलरी लेंगे पूरी 10,000 पर मंथ है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12, हमें क्योंकि कैलकुलेशन पर एनम में करनी होती है, 1,20,000 आ जाएगा। बोनस हम पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे। मेडिकल अलाउंस पे किसी भी प्रकार की एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, इसीलिए हमने पूरा 6,000 लिया है, 500 को मल्टीप्लाई किया 12 से, क्योंकि हमें पर एनम लेना है। कन्वेयंस अलाउंस में देखिए हम पूरा 14,000 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने 70% जो है 14,000 का, जो कि 9,800 आता है, वो ऑफिशियल ड्यूटीज में इस्तेमाल किया है, तो उतना उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, तो हम 4,200 कंसीडर करेंगे। फिर हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो हमारा पर्क्विजिट है, अब हम टैक्स स्टेटमेंट में कितना दिखाएंगे? 10% ऑफ सैलरी दिखाएंगे। इसका 10% हम अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाएंगे। 10% मैंने क्यों लिया है, अभी मैं आपको वो वाली टेबल दिखाती हूँ जो मैंने आपको पीछे समझाया। बस हमने 10% इसलिए लिया है क्योंकि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन करता है, मतलब कंपनी की खुद का घर है, और जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख से कम, इसीलिए मैंने 10% ऑफ सैलरी कंसिडर किया। आई होप आपको समझ में आया। अब इसी केस में समझ लो कि एम्प्लॉयर जो है या कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को, मिस्टर एक्स को, फर्नीचर की सुविधा भी देती है। समझ लीजिए 2,000 रुपए फर्नीचर की सुविधा दे रही है, तो मैं क्या करूंगी, इसका 10% निकालूंगी और इसमें मैं 200 रुपए ऐड कर दूंगी, फिर अपने टैक्स स्टेटमेंट पे दिखाऊंगी। समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे आपको फर्निश्ड घर का या फर्निश्ड एकोमोडेशन का केस भी समझा दिया। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 ये है कि अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन है, पर इसमें एम्प्लॉयर का जो अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर ने या कंपनी ने खुद रेंट पे लिया हुआ है, फिर वो रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, रेंट पे नहीं, फिर वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर से बता रही हूँ, केस 2 ये है कि अनफर्निश्ड घर है, लेकिन एम्प्लॉयर ने ये घर जो है खुद रेंट पे लिया है, मतलब कंपनी ने खुद ये फ्लैट रेंट पे लिया है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है, तो इसका टैक्सेशन कैसे होता है, मतलब फिर मिस्टर एक्स को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा या टैक्स स्टेटमेंट में कितना दिखाना होगा। सैलरी की डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, पीछे वाले केस में बिल्कुल वही है, आप सैलरी का कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करोगे। आपको क्या करना है कि एम्प्लॉयर या फिर कंपनी उस घर का कितना रेंट पे करती है, यहाँ पे लिखा है 7,000 पर मंथ, तो मैं 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी पर एनम निकालने के लिए, तो आ जाएगा 84,000 और 15% ऑफ सैलरी, मतलब इसका 15%।
अब इन दोनों में से जो कम होगा, मतलब 84,000 और 22,410 में से जो कम होगा, उतना मिस्टर एक्स अपनी टैक्स स्टेटमेंट में अपनी परक्विजिट्स की वैल्यू को दिखाएगा कि उसको रेंट फ्री, अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है और वो उसको इतने अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको पीछे बताया था, फिर से दिखा देती हूँ वो टेबल। जैसा कि मैंने आपको इस टेबल में बताया था कि एक्चुअल रेंट कितना पे करता है एम्प्लॉयर या कंपनी पे करती है पर एनम, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब देखिए ये केस में समझ लीजिए फर्निश्ड घर होता तो क्या होता। अगर ये फर्निश्ड घर होता तो मिस्टर एक्स को कितना टैक्स स्टेटमेंट में अमाउंट दिखाना होता। समझ लीजिए 2,000 रुपए का एसी की सुविधा दे रहा है, मतलब कंपनी जो है उसे फ्लैट के साथ साथ एसी की सुविधा दे रही है, उस एसी की कॉस्ट 2,000 रुपए है। इसका आप 10% निकालोगे जो कि आता है 200 रुपए, आप इसमें 200 रुपए ऐड कर दोगे तो मिस्टर एक्स जो है अपनी टैक्स स्टेटमेंट में कितना दिखाएगा फिर 22,610 रुपए। अब एक और केस बता रही हूँ, समझ लीजिए अब तक जो मैंने 2 केसेस समझाए वो थे रेंट फ्री अकोमोडेशन के। अगर ये दोनों केसेस रेंट एट कंसेशनल रेट पे होता तब क्या करोगे, कैलकुलेशन केस 1 केस 2 की तरह करना है आपको। कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही करनी है, बस आप इसमें माइनस कर देना कि मिस्टर एक्स कितना रेंट पे करता है पर मंथ। ठीक है, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया है ये सब। अगर आपको ये समझ में आई है वीडियो और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कॉमर्सिफिकेशन चैनल को। आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू, इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।